हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यही पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन वहां हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था कि यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होती है। तो आपको अगर याद है तो पता होगा कि C बराबर क्या चीज होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है। ठीक है ना। इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए तो आप लोग ये लिखेंगे C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब क्या है स्टूडेंट, इसमें आपको ये पता है कि के क्या चीज होता है, परावैद्युत नियतांक होता है। ए क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल होता है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है जो कि विद्युत की चुंबकशीलता होती है निर्वात में। डी क्या चीज होता है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन होता है, डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो ये चीजें हमने पढ़ा। आज जो हम लोगों को पढ़ना है यह भी इंपॉर्टेंट बन करके आता है, प्रूफ भी आता है। और अभी देखिएगा फिर इससे भी ये चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये देखिएगा, यहाँ हमारा जो हेडिंग है, आप लोग हेडिंग लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। देखिए पहले सेंस समझिएगा, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि दो प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से सपोज कर लीजिए कि दो प्लेट है किसी संधारित्र का, एक क्या है P है और दूसरा Q है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है D है। और इसको हमने प्लस Q आवेश से आवेशित किया तो ये वाला क्या चीज हो जाएगा, ये माइनस Q आवेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को आवेशित करते हैं ना, तो दूसरा प्लेट जो होता है वह विद्युत प्रेरण के द्वारा अपने आप क्या चीज होता है, आवेशित हो जाता है। फर्क ये रहता है कि जितना आवेश आप इस पे प्लस का देते हो दूसरे वाले प्लेट पर उतना ही माइनस का आवेश आ जाता है, या यदि पहले पर आप माइनस का देते हैं तो दूसरे पर उतना ही प्लस का आवेश आ जाता है। तो बस ऐसे सिंपल था। तो अगर पूछा जाए कि इनके बीच में या इसकी धारिता क्या होगा, तब आप बताते थे कि C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है। लेकिन यहां जो है ये कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, यानी कि इनके बीच में ऐसे इनके बीच में सपोज कर लिया जाए कि आंशिक रूप से परावैद्युत भर दिया गया। ठीक है, ये क्या चीज है, परावैद्युत। परावैद्युत मतलब क्या चीज होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा किया है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है आपका, ये है परावैद्युत। ठीक है, इसको हम परावैद्युत बोलते हैं। और इसकी जो मोटाई है वो हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, बात समझिएगा। आंशिक रूप से का मतलब यह है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। जैसे मान लिया कि यही है मार्कर, ये मार्कर, ये दोनों प्लेटें थे, हमने यहाँ क्या किया, इस मार्कर को रख दिया, ये परावैद्युत पदार्थ है। तो ये कुछ मोटाई का होगा ना, तो वही मोटाई हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है। अब ये आता है कि जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तब इस प्लेट की धारिता क्या होगी, वही आपको फाइंड करना है। तो जब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, या तो आपसे न्यूमेरिकल से पूछ लेगा या फिर क्या कहता है कि प्रूफ कीजिए। तो जब प्रूफ करना होगा तो यह आता है C बराबर, ठीक है, उसमें देखिए क्या आता है कि के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आता है। लेकिन इसमें जो आएगा वो क्या चीज आपका आता है, ये आता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ठीक है, ये आता है। ये आपको जो याद करना है वो ये याद करना होता है कि यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, और कितने मोटाई का, टी मोटाई का, जितना मोटाई दिया रहेगा, एक्स मोटाई का कहेगा तो टी की जगह एक्स रख सकते हैं। 2 मिमी मोटाई का देगा तो हम 2 रखेंगे। ठीक है, ये सब इसका न्यूमेरिकल से भी बहुत आसान होता है, सबका वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, टी का वैल्यू भाई क्या देगा, यही देगा ना कि मतलब 2 सेंटीमीटर मोटाई का तथा 4 परावैद्युत नियतांक का एक कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया ही देगा। तो वही के क्या है, परावैद्युत
नियतांक होता है। ये इसमें अगर पूछा जाए तो ये क्या चीज होगा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है परावैद्युतीय पदार्थ है। ये क्या है, परावैद्युतीय पदार्थ है। और ये P1 और ये Q क्या है, ये P और Q क्या है, तो आप लिख सकते हैं P एंड Q आर प्लेट ऑफ पैरेलल कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब अगर इसके बाद इसका निकालना है, इस चीज को अगर प्रूफ करना है, फार्मूला तो याद हो गया ना कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तब उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटे के। A क्या है, इस प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है। और भी बढ़िया बना देते हैं, ये प्लेट हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये प्लेट, ये क्या है, प्लेटें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज, ए प्लेट का क्षेत्रफल एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का दूरी है, टी क्या है, जितनी मोटाई का परावैद्युत रखेंगे, और के क्या चीज होता है, परावैद्युतांक नियतांक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए फिर वही कहानी है, हमको क्या प्रूव करना है, सी। तो सी को प्रूव करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्यू बटे वी का। तो क्यू क्या है, जितने आवेश से आप आवेशित करते हो, मान लिया गया इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रहे हो, तो क्यू का वैल्यू ये क्यू हो जाएगा। अब हम आता है कि हम इसके बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभव निकालना कि कितना होता है। तो बस आप लोग लिख सकते हैं, पहले फिगर बनाइए, हेडिंग डालिए, फिगर बनाइए और लिखिए, ठीक है। हम लिखना नहीं चाह रहे, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं लिखिए, वीडियो को रोक करके भी आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें P और Q हैं, जिन्हें क्रमशः प्लस Q और माइनस Q आवेश से आवेशित किया गया है, तथा इनके बीच की दूरी D है, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी D है। माना इन प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक व T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है ना। ये क्या है कि ये परावैद्युत व T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ है। अब लिखेंगे P व Q के बीच विभवांतर या विभव आप लोग लिख सकते हैं। जो विभव होगा, यहां से बस ये पॉइंट आपको समझना है, क्या P व Q के बीच में जो विभव होगा, वैसे तो हम लोग जनरली पीछे वाले में केवल भी लिख दिए थे, लेकिन याद रखिए यहां जो इन दोनों, इसके और इसके बीच में जो भी होगा ना, वह क्या चीज हो जाएगा, ये V1 प्लस आप V2 लिख लीजिए। V1 प्लस क्या लिख दीजिए, V2 लिख दीजिए। ये V1 और V2 क्या है, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं V1 व V2 क्रमशः निर्वात तथा परावैद्युत के बीच विभवांतर है, ठीक है। ऐसे क्रमशः निर्वात और परावैद्युत के बीच विभवांतर है। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए V1 का मतलब यह है कि निर्वात, जहां ये सब चीजें, ये जो पार्ट है इधर वाला और इधर वाला, ठीक है ना, इधर वाला और इधर वाला जो है, इसके बीच में कुछ विभवांतर होगा, इसके बीच में कुछ विभवांतर होगा। और जब आप T मोटाई रख रहे हो तो इसके बीच के यहां से ये जो विभवांतर होगा वह कुछ अलग हो जाएगा, मतलब ये विभवांतर क्या होगा, कम होगा। और ये वाला, तो इनके और इनके बीच में कुल विभवांतर क्या है, और इसके परावैद्युत के बीच में कुल विभवांतर क्या है, दोनों को जोड़ लोगे भाई, इतने दूर का विभवांतर और ये वाला विभवांतर, ये वाला विभवांतर, सभी को जोड़ लो तो P और Q के बीच में विभवांतर पता चल जाएगा ना। तो बस वही तो करना है आपको। तो यहाँ में लिखा भी V1 क्या चीज है, तो ये खाली जगह जो है उसके बीच विभवांतर है। V2 क्या है, यहाँ विभवांतर है। अब आप जानते हैं, अगर हम पूछें कि V1 बराबर क्या चीज होगा, तो V1 बराबर एक चीज आपको पता होगा, हम लोग पढ़ते हैं कि विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि V बराबर V1, तो V1 की जगह पर आप लिख सकते हैं
एक ध्यान दें, जब मैं आपको विभव प्रवणता पढ़ा रहा था, ठीक है, तो याद कीजिए कि मैं आपको ये बताया था कि E इज इक्वल dV अपॉन dx होता है। वहां से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो E बराबर होता है, ठीक है, ये क्या चीज होता है, E बराबर जो होता है वह क्या चीज होता है, V बटे R होता है या V बटे D होता है। लेकिन अगर आप यहां से अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे E बराबर हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा D1। समझ में आ रहा है, E1 D1। V1 का मतलब जो खाली जगह में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D1 क्या चीज है, तो ये जितना दूरी मतलब ये इसको और इसको मिला करके, और प्लस का V2 की जगह पर क्या हो जाएगा E2 D2 हो जाएगा। कहां से हम इसको लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि E बराबर होता है V बटे D। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो जब यहां से V निकालोगे तो E इंटू D आएगा, और जब V1 निकालोगे तो E1 D1 आ जाएगा। अच्छा फिर देखिए क्या चीज, यहां से और भी समझिए कि E1 बराबर अगर हम पूछें तो E1 बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको याद हो तो मैं बताऊं क्या कि दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वह होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहां जो E2 का वैल्यू होगा, E2 का वैल्यू वो हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब दोनों में अंतर केवल यहाँ के क्यों आ गया भाई, E1 क्या है, ये जो निर्वात है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। और E2 क्या है, तो ये जो E2 है ये जो परावैद्युत पदार्थ आप रखे हैं उनके बीच वैद्युत क्षेत्र है। तो जब परावैद्युत पदार्थ रखा होता है तो नीचे क्या बढ़ा देते हैं, के बढ़ा देते हैं, जहां के क्या चीज होता है, इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होता है। फिर देखिए और पूछा जाए कि ये जो D का वैल्यू होगा या D1 का वैल्यू होगा वो क्या चीज होगा, तो टोटल जो यहाँ पहले D2 का अगर पूछे, D2 बराबर कितना है, D2 का मतलब ये वाला दूरी, D2 क्या है इस पर ध्यान दें, ये D2 क्या चीज है, तो यह जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसके प्लेटों के बीच की दूरी है और उसकी मोटाई कितना है T, तो D2 बराबर क्या हो गया, T हो गया भाई, ये T है ना। तो अब पूछे D1, D1 का मतलब ये जगह जो खाली स्थान है उसका क्या, तो टोटल था D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी D। अब आपने इसमें T मोटाई का परावैद्युत रख दिया तो खाली जगह है ये बचा, और कितना बचा, टोटल था कितना D और इसमें भर कितना आप दिए हैं T, तो बचा क्या D1 का मतलब D माइनस T हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पूछा जाए ये जो खाली जगह है दोनों मिलाकर के ये कितना खाली है, तो ये D माइनस टी है, क्यों, क्योंकि D2 का ये जो वैल्यू है वो कितना है T है, तो भाई D में से T को घटा दोगे तभी तो खाली जगह वाला मिलेगा, ठीक, ये चीजें हो गई। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया V बराबर E1 का वैल्यू क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और D1 का वैल्यू क्या रखना है, D माइनस टी रखना है। फिर क्या चीज प्लस E2 की जगह ये प्रकार रखोगे वो ये हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये सबको समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो या कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ E1 क्या चीज है, तो जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है जहां वहां के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और E2 क्या चीज हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अब देखिए क्या चीज हो जाएगा, D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, D2 का जो वैल्यू है वो कितना T हो गया। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि V इज इक्वल कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लिया। अब देखिए यहां से जो बचेगा ना, यहां से बचेगा D माइनस टी, देखिएगा यहां से बचा D माइनस टी, और यहां से जो बचेगा वह बचेगा प्लस का T बटे के, देख लीजिए आप लोग भी, ठीक है ना। ये देखिए यहां से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया तो यहां से D माइनस टी बचा और यहां से T बटे क्या चीज हो जाएगा, के बचेगा। अच्छा पढ़ने का एक और भी ये तरीका होता है कि आप बीच में जो स्टेप आ रहे हैं उसको भी, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था कि C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी को प्रूव करना। ऐसे समझो, ऐसे आप टूर पे मान लो जा रहे हो,
ठीक है, कहीं आपका मंजिल है, टूर पे आप जा रहे हो। अब जब टूर पे जा रहे हो, कोई अच्छी जगह जा रहे हो, सपोज कर लो कि आप नैनीताल घूमने जा रहे हो। अब वो तो अच्छी चीज है, अच्छी जगह, टारगेट हमारा वहां है कि वहां तक पहुंचना है। लेकिन ये बता दो कि बीच में अगर उससे पहले ऐसा कुछ दिख जाता है, अपने गाड़ी से जा रहे हो, दिख जाता है कि कोई अच्छा जगह है, तो क्या आप वहां रुकोगे? नहीं, वहां रुक करके उसका भी आनंद लोगे ना कि हाँ ये चीजें हैं, यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक, तो वही चीज इसमें भी होता है कि आपका जो टारगेट होता है वहां तो पहुंचना ही है, बीच बीच में भी बहुत सारी हमको चीजें मिलती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, और वही सब चीजें क्रॉस क्वेश्चन में आते हैं जो कि हम लोग सोचते हैं पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दें। ठीक है ना, कि हर तरीके से छोटी छोटी चीजें आप जाने। ठीक है, और ये सब चीजें कंसेप्ट आप सीखो, रटना छोड़ो, रटना छोड़ो। ठीक है, आप रट लोगे ऐसे ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एकदम कंसेप्ट सीखो ना कि क्या है, कैसे हमको करना है। एक चीज आपको याद कर लो, याद करने के बाद से आगे बढ़ते जाओ। इसमें प्रूफ करना बच्चों को कठिन लगता है, बल्कि बहुत आसान होता है जी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो ना, बहुत आसान है। और जब मेहनत मेरे साथ है, मेरा पूरा वीडियो देखो या और भी लोगों का पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। ये सोचो थोड़ा सा देख लिए, नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, तो ऐसे नहीं, आप पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखें, एक दो बार देखें, नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, वीडियो आप देखेंगे भूल जाएंगे, फिर नोट्स आप बनाओगे तो 2 मिनट में पलट करके देख लोगे तो भी समझ में आएगा हाँ ऐसे है। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग पढ़े। अच्छा, अब इतना बातें मैं क्यों किया उसके लिए समझे, मैं इतना बात ये किया, हमारा टारगेट तो ये प्रूव करना था, लेकिन हमने प्रूव किया। यहां तक जो ये भीग लाया ना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यही मान लो कि यही बदल दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। बात समझे, हमको प्रूफ करना था क्या, धारिता, लेकिन हम ये जानते हैं कि C बराबर Q बटे V में हमको भी जरूर चाहिए। ठीक है ना, भी हमको जरूर चाहिए। ठीक है, तो अगर भी चाहिए तो भी भाई, अब पहले टारगेट तो यही है कि भी आएगा कैसे, जब भी आ जाएगा तो हम तो इसी फार्मूले में रख देंगे। अब भी आएगा कैसे, तो ये यहां से हमने पूरा आपको कहानी बता डाला। अब भाई नकल करना सीखो, नकल क्या करना है, ये हेडिंग देगा आपसे, ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लगा सकते हो कि पहले ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत है तो बीच में परावैद्युत, आंशिक रूप से पूरा भरोगे तो पूरा है D बराबर T हो जाएगा। आंशिक रूप का मतलब थोड़ा मान लो T मोटा है। अब आता है क्योंकि ऐसे लिख भी लो, चाहो कि दोनों, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P और Q, इनके बीच की दूरी D है, माना इनके बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युत नियतांक K है। इन दोनों प्लेटों P और Q के बीच में जो विभवांतर होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 होगा, क्योंकि यह जो है ये निर्वात है और ये परावैद्युतांक रखा गया है, तो इसके बीच का V2 मान लो, ये खाली जगह वाला V1 मान लो। V1 कैसे आएगा, तो E1 इंटू D1 से आएगा, क्योंकि E बराबर V बटे D हमने पहले पढ़ चुका। उसके बाद से ये E1 बराबर होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन। ये भी देखो यहाँ पे पॉइंट रखो, याद करो कि आपको क्या मिल रहा है, प्रूफ करना है। ये चीज भी आपको याद मिल गया। एक चीज अगर भूले हो तो ये भी आपको याद हो गया कि किस दो प्लेटों के बीच जो वैध विक्षेप की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, ये सिग्मा क्या चीज है, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप कि सिग्मा क्या चीज है। सिग्मा को आप बोलते हो पृष्ठ आवेश घनत्व, याद होगा। ठीक है, घनत्व। अच्छा, अब यहाँ से फिर सॉल्व करना है तो देख रहे हो कि दोनों में सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, हमने कॉमन ले लिया। अब क्या चीज करना है कि आप यहाँ तक पहुंच गए, तो यहाँ एक चीज और भी नोट चाहो तो याद कर सकते हो। यदि पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र लिखिए या सूत्र प्रूफ कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उसके लिए यहां से करके बस यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमारा टारगेट इसको प्रूफ करना है, तो अब तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करेंगे। तो इधर मिटा देना, इधर मिटाते हैं हम। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट किया करें और नोट जरूर बनाएं, ठीक है ना। वीडियो भी अब रेगुलर ही आएगा, कोशिश करता हूं। हाँ, तो देखिए अब क्या, आपको बहुत आसान, अब क्या लिखोगे, वो लिखना है आपको कि धारिता के परिभाषा से धारिता का परिभाषा क्या चीज होता है, ये होता है C इज इक्वल Q अपान क्या चीज V। तो अब लिखोगे C बराबर Q
और जो v का वैल्यू है, ठीक है ना, v का वैल्यू। अच्छा एक चीज और भी यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, होता है ना। सिग्मा बराबर क्या होता है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या चीज होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की जगह अगर Q बटे A रख दिया जाए तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V का वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया Q बटे A, और ये एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये देखिए V का वैल्यू ऐसे भी आ गया। तो हम यही वाला वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बटे के हो गया। इस Q से ये Q क्या हुआ, खलास, कैंसिल हुआ। अब C बराबर हाई वाला क्या है, वो तीसरे वाले में P चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट हो गया, और बटे क्या चीज हो गया, तो बचा क्या है ये वाला, तो ये हो गया D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये देखना, ये T ये प्लस है, ठीक है ना। तो यही तो हमको प्रूव करना था। आ गया प्रूफ, बहुत आसान है, ठीक है ना। यहां तक बस आ जाओ, आने के बाद से आप सॉल्व कर दिया, यही तो प्रूफ करना था। देखिए मैं बार बार यही बोल रहा था कि यही प्रूफ करना है, तो प्रूफ हो गया। इसको लिखिए, कुछ नोट्स देखिए जाए, नोट्स इसके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। इसके कुछ नोट्स देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को आप रोक करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट ये है कि अब यहां से हम नोट पढ़ेंगे, ठीक है। और नोट में जो हमारा पहला नोट है वह ये पढ़ना है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच, जैसे आप लिख सकते हैं, यदि प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत भरा हो, ठीक है, समझ रहे हो क्या। जैसे ये मान लिया दो, ये समांतर प्लेट संधारित्र था, तो हमने क्या माना था कि बस इतना माना था कि इसके बीच में इतना दूर केवल टी मोटाई का है। अब कि मेरा क्या है कि पूरा भर दिया जाए, मतलब इतना नहीं, जबकि है जितना जगह खाली है इस टोटल में हमने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ भर दिया। यानी कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में अगर परावैद्युत भर देंगे तो उस कंडीशन में जो D बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे ऐसे समझा, ये समांतर प्लेट है, इसके बीच की दूरी क्या है, D है। अब बाबू जब पूरा परावैद्युत रखोगे तो क्या मतलब है, पूरा ऐसे कवर कर दोगे, तो ये जो परावैद्युत रखोगे जब D मोटाई का रखा 3 माइक्रोफैराड हो, ऐसे आप सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। या कभी कभी यह तुल्य धारिता दे देगा, एक का मान दे देगा, दूसरे का वैल्यू पूछेगा, तो ऐसे भी आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक जो हम इस पे तारा लगाए हुए हैं, ये समझने वाली बात है कि हमने इस पर यहाँ स्टार क्यों लगाया था। स्टार हमने इसलिए लगाया, यहाँ पर हमने स्टार इसलिए लगाया था कि यहां से हमको ये दिखे है कि अगर कोई भी चालक, ठीक है, कोई भी चालक, किसी भी चालक की बात कर रहे हैं, न कि केवल इसके लिए, यदि कोई चालक श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उनका जो तुल्य विभव होता है वह उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे 2-3 चालक ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जैसे एक चालक यह है, एक चालक यह है, इनके सिरों के बीच क्या है, अलग अलग विभवांतर है। तो आप V का वैल्यू निकालने के लिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो आप सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। समांतर क्रम के लिए भी पढ़ाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे दूसरा क्या है, समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन, तो समांतर क्रम समायोजन में तो समझाना नहीं है, केवल प्रूव करते हैं। समांतर क्रम समायोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, बस याद हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलिए फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ में बस इसमें ये ध्यान देना है, समांतर क्रम समायोजन में ये ध्यान देना कि जैसे अगर मान लिया गया कि यहां पर एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र हो गया और ये तीसरा संधारित्र है,
ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये मान लो इसका प्लेट P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है और ये Q है, ठीक। ये सपोज कर लिया जाए कि ये वाला पॉइंट क्या है, A है, और ये पॉइंट क्या है, B है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पॉइंट क्या है, B है। यहाँ पर आप चाहो तो एक बैटरी वैटरी चाहो तो लगा सकते हो, छोड़ भी सकते हो, जैसी मर्जी। अलग अलग फिगर अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये क्या है, बैटरी है, बैटरी है। अब सुनो, इसमें क्या होगा, मान लिया गया इसका धारिता C1 है, इसका C2 है और इसका क्या C3 है। अब इसी का उल्टा इस पे क्या चीज रहेगा, देखिए आवेश क्या होगा, आवेश उसमें क्या था, समान था, इसमें क्या होगा, भिन्न होगा। और विभव क्या होगा, उसमें समान था और इसमें विभव क्या चीज होगा, समान होगा। बात बस यही समझना है, यानी कि विभव सभी का क्या रहेगा, समांतर क्रम समायोजन में विभव सभी का समान रहेगा, भी सभी का रहेगा, बस आवेश अलग अलग रहेगा। इसका Q1 है, मान लिया गया इसका Q2 है और इसका क्या हो गया, Q3 हो गया। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिगर बनाइए, ये सब चीजें लिखिए, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं है। क्या इस प्रकार के समायोजन में संधारित्रों के बीच विभवांतर समान होता है जबकि आवेश भिन्न भिन्न होता है। लाइन चेंज करके लिख सकते हैं, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है तथा इन पे आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है, को चित्रानुसार, ये चित्र अगर बनाते हो तो चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि कुल आवेश, यदि A व B के बीच कुल आवेश A व B के बीच कुल आवेश, ध्यान देना उसमें हम लोग कुल विभव बताते थे भी, क्योंकि भी भिन्न भिन्न था, इसमें आवेश भिन्न भिन्न है। यानी कि Q हो, आवेश Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 हो गया। अब देखो सॉल्व करोगे तो Q रहने दिया जाए, Q1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें हमने ये पढ़ा है कि C बराबर होता है Q बटे V, होता है ना। अगर हम यहां से निकालना चाहें Q बराबर तो हो जाएगा C इंटू V, हो जाएगा। तो इस Q1 के जगह पर हो जाएगा C1V, क्योंकि विभव समान है और Q1 वाले का धारिता क्या है, C1 है। फिर Q2 के जगह पर हो जाएगा C2 और V, Q3 के जगह C3V, V तीनों में समान है, हमने पहले ही बता दिया और इसी सूत्र का हमने यूज किया। यानी कि Q बराबर हो जाएगा, V को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस का हो गया C3, यानी कि ये हो Q बटे हम V, इस V को हमने नीचे लाया, Q बटे V हो गया और ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया, C3 हो गया। अब देखिए ये Q बटे अगर V रहता है तो इसी को आप क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, C है, और इसी को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता का मतलब सभी को अगर इस तरीके से जोड़ा जा रहा है तो सभी का मिला करके कितना होगा वो, यानी कि डायरेक्ट हमने सीखा कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या थी, C3, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए क्या थे, श्रेणी क्रम के लिए हमने पढ़ा 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, और समांतर क्रम के लिए हमने पढ़ा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक चीज और भी है कि अगर हम ये कह दें ना कि विभव इसके लिए क्या होगा, तो विभव जो होगा 1/V बराबर 1/V1 धन 1/V2 धन 1/V3। एक चीज आप जानो उसी का उल्टा हो जाएगा दूसरे में, हो गया ये। चलिए, अच्छा कुछ नोट्स पढ़ते हैं, तो ये इसको मिटा देना, आप लोग वीडियो को रोक लिया करें ताकि दिक्कत ना हो कि सर ने मिटा दिया, ठीक है ना। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, अब एक नई एनर्जी से आप लोग पढ़ें और क्लास की तरफ पढ़ें, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमें नहीं लगता है कि अगस्त के या अक्टूबर के पहले स्कूल खुलेगा, तो अपनी पढ़ाई नुकसान न होने दें, आप लोग रेगुलर पढ़ें, रेगुलर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो लोग अपने अपने स्कूल से हैं वो लोग स्कूल वाले से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं से भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, सबसे अच्छा सा उपाय यह है, अगले वीडियो से उसका सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है ना।
और पूरा वीडियो देखते रहें। अगर अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक करें, सभी लोग कमेंट करें। अगर बुरा लगता है तो भी उसको हम लोग बताएं, डिसलाइक कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये नीचे आप लिख दें ताकि मैं भी सुधार करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो नोट्स में क्या पढ़ना है? नोट्स में ये पढ़ना है, पहली बात तो देखिए हमने ये पढ़ा कि अगर C समांतर है तो इसके लिए क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। और अगर यही C श्रेणी है तो एक बटे क्या होता है, C श्रेणी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक है ना। अब अगर मान लिया जाए, ध्यान से समझिएगा तब अभी मैं बताता हूं क्या, कि अगर मान लिया जाए कि हाँ 3, ठीक है, मान लिया गया कि 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्रों को क्वेश्चन है, संधारित्रों को पहला है समांतर क्रम और दूसरा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन से एक बड़ा लाजिक निकलेगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि मतलब मान लिया जाए ये मेरा क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोकूलम के 3 संधारित्र हैं, यानी कि C1, ठीक है ना, क्या है C1 C1 बराबर C2 बराबर क्या है C3 है, और ये सभी के सभी किसके बराबर है, 3 माइक्रोफैरेड के हैं। तो आपको निकालना है, पहला क्या निकालना है, C समांतर। तो आप जब निकालेंगे C समांतर तो ये क्या हो जाएगा 3 धन 3 धन 3, इस सूत्र के अकॉर्डिंग कितना हो गया 9 माइक्रोफैरेड। और इसी को जब 1/, ये C श्रेणी में निकालेंगे, अगर दूसरा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आंसर, दूसरा क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 3/3 बराबर कितना 1 माइक्रोफैरेड। या जब उल्टा भी करेंगे तो C श्रेणी बराबर क्या आ गया भाई, ये क्या आएगा ना 1/1 का वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान जो देने वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो सब लोग कर लोगे ना, इससे निकल करके क्या है वो ध्यान है। मैं ये बोल रहा था कि पूछा जाए कि अगर अधिक धारिता प्राप्त करनी हो तो इन संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरेड आ रहा है, और सॉरी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में इन संधारित्रों को जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरेड आ रहा है। ठीक है ना, कितना आ रहा है 9 माइक्रोफैरेड आ रहा है। और जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो ये 1 माइक्रोफैरेड आ रहा है। ठीक है, अतः अधिक धारिता प्राप्त करनी हो, नोट कर लीजिए, अधिक धारिता प्राप्त करनी हो तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, और कम धारिता प्राप्त करनी हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़कर अधिक धारिता प्राप्त कर सकते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़कर कम धारिता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, मौज मस्ती भी करते रहें, रेगुलर बेस पे पढ़िए। धन्यवाद। जगह पूरा एडजस्ट कर लेगा, यानी कि जो T है उसका मोटाई होगा वो D के बराबर है, तो बीच में जगह नहीं बचा। इस कंडीशन में क्या होगा, तो बस ये वाला फार्मूला याद है तो बाकी रह जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, C है, C बराबर हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T के जगह पर भी क्या लिखना है आपको, D। ठीक है, T के जगह पर भी क्या लिखना है, D, क्योंकि D बराबर T हो चुका है। और ये प्लस का क्या चीज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा D बटे K। D बटे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्योंकि T के जगह पर भी आप क्या रखोगे, D रखोगे, क्योंकि भाई जब पूरा रख रहे हो, पूरा भर गया तो D T के बराबर हो गया, तो D तो रहेगा, T के जगह पर भी D एप्सिलॉन करोगे ना, ये D से ये D कैंसिल हो गया। C बराबर क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट D, और ये K, यानी कि C बराबर हो गया K ऊपर चला गया तो K हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटे D आ गया। ठीक है, यानी कि यदि परावैद्युत पदार्थ
पूरा प्लेट के बीच में भरा है तो उसका सूत्र होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। और मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है। ठीक है, तो अब ये के क्या है, तो यदि परावैद्युत पदार्थ है तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये कब का सूत्र है, जब प्लेटों के बीच के परावैद्युत का कोई पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया गया है। और ये सूत्र कब का है, जब आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा सा भरा गया है और उसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, चलिए इसको नोट किया जाए। एक और यही नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहां नोट कर लेते हैं। दूसरा नोट क्या चीज होता है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं, ऐसे जो हम बीच में ऐसे रख रहे हैं ना, ये सपोज करो नहीं है, तब कितना होगा, तो वैसे भी आप पढ़े हो। अच्छा, इस सूत्र से अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो के हट जाना चाहिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होना चाहिए। और यहां से भी आप देखिए वही आएगा, तब क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, डी माइनस टी। तो टी है नहीं, मतलब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी बराबर 0 हो जाएगा ना। जब नहीं रखोगे तो टी बराबर 0, यानी कि परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है तो टी बराबर 0, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटे के हो गया, यानी कि सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसका वैल्यू तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यह इनफाइनाइट 0 होगा। ठीक है, तो ये सीखे आप कि अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है तो ये फार्मूला, पूर्ण रूप से भरा है तो ये फार्मूला, भरा ही नहीं है तो ये फार्मूला। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कि यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, ठीक है, क्या हो, धातु की पट्टी। अब यहां बात समझना, धातु क्या होता है, चालक होता है। धातु हमने तो मिटा दिया, चलिए फिलहाल देखते हैं धातु की पट्टी। तीसरा क्या चीज है, तीसरा, हाँ अभी हमने क्या पढ़ा इसको यहां नोट करते हैं। सी बराबर क्या चीज, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के। टारगेट तो अपना यही है, इसी से कुछ सब बनेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि जो हम दोनों प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते थे, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ रखते थे, इस बार हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा, जबकि टी मोटाई का, ठीक है, टी मोटाई का हमने क्या रख दिया, एक कोई धातु रख दिया। क्या रख दिया, टी मोटाई का, या ऐसे समझो कि टी मोटाई का हमने क्या कर दिया, एक धातु रख दिया। अब यहां समझना यह है, लिख सकते हैं यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई का धातु रख दिया जाए या धातु रखा हो, ठीक है, तब देखिए ध्यान देना, धातु रखा हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक चीज और भी निकल करके आ गया, आप लोग याद कर सकते हैं क्या, कि अगर पूछा जाए किसी धातु का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, तो आप बताएंगे इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अच्छा, कैसे, तब क्या चीज हो जाएगा, तब हो जाएगा सी बराबर, इसी फार्मूले में रखिए क्या, कि ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन के जगह पर क्या रखना है वो, इनफाइनाइट, यानी कि सी बराबर तब क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और ये डी माइनस टी केवल रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू टी बटे इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको। तो ये 3 कंडीशंस थे जो कि हमने आपको पढ़ाया। आप लोग इसका रिवीजन करें, मेहनत से समझें। ये हमको समझाने में इतना टाइम लगा है, मैक्सिमम ये प्रूफ वगैरह सब चीजें लेकर अधिक से अधिक जो लगेगा आपको वो 6 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो फिर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक चीज और भी आता है कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम भी पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कीजिए इसको, तो अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
अच्छा देखिए, इसको आप लोग क्लास 10 में पढ़ करके आए हुए हैं। आप वहां पढ़े थे प्रतिरोधों का समायोजन। तो प्रतिरोधों के समायोजन में दो तरीके से, एक समांतर क्रम समायोजन और एक क्या होता था, श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है ना। तो मतलब ये कि जो दो या दो से अधिक हमारे पास संधारित्र हो, तो उसको हम किस तरीके से जोड़ करके अधिक धारिता प्राप्त कर सकते हैं, या अगर कहीं कम की जरूरत है तो हम कैसे कम प्राप्त कर सकते हैं, उसी के लिए इसका संयोजन का मतलब किस तरीके से जोड़ना है। ठीक है। तो आप लोग प्रतिरोध में उसमें पढ़े होंगे, अगर पूछे हैं कि श्रेणी क्रम के लिए ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है, तो R बराबर आप लोग बताते हो श्रेणी क्रम के लिए कि R1 प्लस क्या चीज होता है, R2 होता है। और ये किसके लिए होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है। ठीक है। ये किसके लिए होता था, श्रेणी क्रम के लिए। और जब R निकालते थे आप लोग समांतर के लिए, तो ये क्या चीज होता था, ये 1/R होता था और 1/R1 धन 1/R2 इस तरीके से हुआ करता था। आपको याद हो तो इस चीज को देखें। बस यही चीज हमको यहां भी करना है कि संधारित्रों को दो तरीके से जोड़ेंगे, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर किस में जोड़ सकते हैं, हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो बस यहां ये समझ में आना चाहिए, ये उल्टा होता है। ठीक है। यहाँ क्या चीज होता है, ये उल्टा होता है। जब श्रेणी क्रम होगा ना, जैसे यहां से समझिएगा, ये वाला जब होता है, जब हम C श्रेणी लेंगे, ठीक है, पहले याद कर लिया जाए। ठीक है। कंपेयर करके जो आप पढ़ करके आए हैं और जो पढ़ना है, देखिए पढ़ाई हमेशा ऐसे किया जाता है कि जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड करके जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए इसको आपने पढ़ करके आया है, आगे हम भी अगले चैप्टर में ये फिर बढ़िया से डिटेल्स पढ़ाएंगे, लेकिन यहां से आपको याद करवा दे, फिर प्रूव किया जाएगा। ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिए R श्रेणी में डायरेक्ट है ना, और यहाँ समांतर में 1/R, और ये उल्टा हो जाएगा जब संधारित्र, C का मतलब धारिता है, धारिता का जब श्रेणी क्रम में आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/R1 धन 1/R की जगह C1, और ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और जिस तरीके से जब समांतर क्रम में आप लोग लगाते हैं, तो 1/R समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते थे, प्रतिरोधों को जोड़ते थे, तो ऐसे होता था। यहां क्या होगा कि जब C समांतर लगाएंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा है, R श्रेणी का मतलब इसे डायरेक्ट जोड़ते थे और R समांतर में व्युत्क्रमों को जोड़ते थे, और यहाँ उल्टा होगा कि श्रेणी वाला जब रहेगा तो हम व्युत्क्रमों को जोड़ेंगे और समांतर रहेगा तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये याद करते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नहीं पढ़े होंगे तो ये जानते नहीं समझते होंगे कि सर ये श्रेणी क्रम क्या चीज होता है और क्या चीज समांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम समायोजन का मतलब ये ऐसे आप समझें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हमारा सपोज कीजिए कि दायां हाथ हमारा फ्री है, ठीक है, ऐसे दाहिने हाथ को हमने फ्री कर दिया। अब आप लोगों में से कोई एक लड़का आ जाए और जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे मेरे बगल में खड़ा हो जाए, तो देखिए इधर वाला फ्री कर दिया, तो जब खड़ा होगा तो ये मेरा बायां हाथ है, जो मेरे बगल में इस बगल में लड़का खड़ा होगा वह अपने दाहिने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ ले, तो मेरा हाथ कौन सा है, बायां, और उसका कौन सा हाथ रहेगा, दाहिना, उसका फिर कौन सा खाली हो जाएगा, बायां। फिर जो एक और लड़का आए और उसके बगल में, उस लड़के के बगल में खड़ा हो जाए, तो वो अपने बाएं हाथ से जो लड़का मेरे यहां बीच में खड़ा है उसके दाहिने हाथ को पकड़ ले। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो समायोजन बनता है उसको हम श्रेणी क्रम समायोजन बोलते हैं। और यदि हम ऐसे रखें, ये मेरा बायां हाथ और ये मेरा दाहिना हाथ, तो अगर दो या दो से अधिक लड़के आए हमारे दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ रख दें और बाएं हाथ में बायां हाथ रख दें, तो इस तरीके से हम लोगों का जो समायोजन होगा वो समांतर क्रम समायोजन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। जैसे हमारा ये दाहिना हाथ, ये बायां हाथ है, तो एक लड़का आया अपना दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ में, बायां हाथ पे रख दिया, दूसरा लड़का आया वो अभी दायां हाथ पे रखा दाहिना हाथ और दूसरे बाएं हाथ पे रखा बायां, तो इस तरीके से हम लोगों का जो समायोजन होगा उसको समांतर क्रम समायोजन बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लिया गया कि ये एक लड़का है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लड़के खड़े हैं, तीन लड़के मान लिया जाए खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, ठीक, ये इनका हैंड है, ठीक है, ये अपना हैंड है, इस तरीके से ऐसे फैला करके रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका हैंड ये है और इधर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इसका जो हैंड है ये है और इसका ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जब ये तीनों इस तरीके से खड़े होते हैं
तो ये क्या है, इसका मान लिया जाएगा ये राइट है ये लेफ्ट है, तो फिर इसका क्या, ये राइट होगा ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका फिर ये क्या होगा, राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये मान लो ये राम है ये श्याम है, और ये राम है श्याम है, और ये क्या चीज है, ये मान लो पिंटू है। ठीक है, राम है श्याम है और पिंटू है। अब ये राम का ये वाला जो हाथ है वो फ्री है, ठीक है, और इसका जो लेफ्ट है वो श्याम का दाहिने हाथ से जुड़ गया, यहां जुड़ गया, और इसी तरीके से श्याम का जो लेफ्ट है बायां हाथ वह पिंटू के दाहिने हाथ से यहां जुड़ गया, और पिंटू का जो लेफ्ट वाला है वो हो गया फ्री। इसका राम का कौन सा फ्री है, राइट, और इसका क्या है, लेफ्ट। अब यहीं एक बैटरी लगा दो, उसके बाद से कहानी देखो क्या होगा, तो इस प्लस माइनस ऐसे निकल जाता है। तो इस प्रकार से अगर समायोजन है तो इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन। और यदि इस सभी का, ठीक है, ऐसे न जुड़ करके एक दूसरे से न जुड़ करके यहां पर एक राइट है और यहां लेफ्ट है, सभी का राइट वाला जो है इस तरीके से जो राइट वाला है वो केवल एक जगह जुड़े, और लेफ्ट वाला सभी का क्या हो जाए, एक जगह इस तरीके से जुड़ जाए, केवल यहाँ 2.2, तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, समझा दिया तो प्रूफ करना आसान है। तो क्या लिखेंगे, पहला लिखिए ये क्या चाहिए, संधारित्रों के संयोजन दो प्रकार से हो सकता है। पहला जो संयोजन हम पढ़ेंगे इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन, ठीक है, यानी कि यदि दो या दो से अधिक संधारित्र हों, जैसे ये संधारित्र है एक, ये संधारित्र हो गया दूसरा, एक संधारित्र और ले लेते हैं, ये संधारित्र हो गया तीसरा, इसका ये प्लेट P Q, इसका ये प्लेट P ये Q, इसका ये प्लेट P और इसका ये Q। इस पर मान लीजिए प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस। ये तीन संधारित्र हैं, इनकी धारिता मान लिया गया, इसकी धारिता क्या है C1, इसकी धारिता क्या है C2, इसकी धारिता क्या है C3। तो अब आता है कि यदि अलग अलग तो C1 C2 C3 है, अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तीनों की धारिता कितनी हो जाएगी, इसका न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको और भी समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल यहां समझे तभी न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के बाद से न्यूमेरिकल ही आएगा। तो देखिए इसका ये P वाला तो मान लिया जाए यहाँ फ्री हो गया, ठीक है, P वाला यहाँ सोर्स हो गया, और इस तरीके से इसका जो Q वाला है वो किससे जुड़ेगा, P से जुड़ेगा, तभी तो श्रेणी क्रम होगा। इसका Q दूसरे वाले से किससे जुड़ गया, P से, फिर दूसरे वाले का जो Q है वो किससे जुड़ गया, तीसरे वाले के P से जुड़ गया, और ये हो गया फ्री, और इसको हमने किससे जोड़ दिया, सपोज कीजिए अर्थ से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो समायोजन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। देखिए क्या कि इस प्रकार के समायोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे प्लेट के पहले संधारित्र से, तथा तीसरे प्लेट के दूसरे प्लेट को चौथे प्लेट के पहले प्लेट से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के समायोजन को हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। ये समझना है, लिखना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है नोट कर सकते है, वो क्या लिखेंगे आप, फिगर बनाएंगे, फिगर में लिखना चाहिए क्या कि इस प्रकार के समायोजन में, इस प्रकार के समायोजन में विभव जो होता है, या ऐसे इस प्रकार के समायोजन में आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है, समान होता है। सभी संधारित्रों पर जो आवेश होता है वो समान होता है, और सभी संधारित्रों पर जो विभव का मान होता है वो क्या चीज होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न होता है। यानी कि इस सभी पर आवेश जो है वो बराबर रहेगा, इस पर Q है तो इस पर भी Q रहेगा, और इस पर भी क्या रहेगा, Q रहेगा, लेकिन इसमें विभव अलग अलग रहेगा। इसका V1 होगा तो इसका क्या चीज हो जाएगा, V2, और इसका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा,
ठीक है, आप जिस तरीके से कक्षा 10 में पढ़े थे कि श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान होता है परंतु विभव भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार से यहां भी होता है कि श्रेणी क्रम समायोजन में आवेश समान होता है। भाई आवेश के कारण धारा जाता है, आवेश समान होता है और विभव क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और समांतर क्रम जब आप पढ़ोगे तो समांतर क्रम में इसी का उल्टा होता है, समांतर क्रम में आवेश भिन्न भिन्न होता है और विभव क्या चीज होता है, समान होता है। कैसे इसको याद करोगे, जैसे देखिए हम लोगों की घर की जो वायरिंग होती है, ठीक है ना, आपको याद हो तो हम बताएं कि ये आपके घर की जो वायरिंग होती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस क्रम में होता है, तो आप सभी लोग जानते हो समांतर क्रम में होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम का मतलब यह ऐसे समझ सकते हैं कि जब फैन को ऑन करना है तो आप एक अलग स्विच का यूज करते हो, बल्ब का यूज करना है तो एक अलग स्विच का यूज करते हो, ठीक है। तो अलग अलग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन ये सभी के सभी एक समान वोल्ट 220 वोल्ट, आपके घर की जो लाइट है वो 220 वोल्ट पे काम कर रही है। तो ऐसे समझना तुम लोग, एक सिंपल ट्रिक है कि हम लोगों की घर की वायरिंग समांतर क्रम में है और सभी हमारे घर में जो पोल वगैरह से या जो जहां से भी लाइट इसका सोर्स है वो सभी के लिए 220 वोल्ट होता है। लेकिन जब हम फैन को चलाते हैं तो कुछ अधिक धारा या कम धारा की, जब हीटर को चलाएंगे तो अधिक धारा का जब यूज होगा, जब प्रेस चलाओगे तो अधिक धारा, यानी कि धारा का मतलब आवेश भी आप समझ सकते हो। इसी तरीके से अगर एलईडी बल्ब जलाओगे तो कम में धारा की आवश्यकता होगी, लेकिन वोल्टेज समान है, 220 वोल्ट है। तो यहां से बस ट्रिक याद करना कि हमारे घर में जो समांतर क्रम में सभी उपकरण जुड़े होते हैं और समांतर क्रम में क्या समान है, वोल्टता, और धारा भिन्न है यानी कि आवेश भिन्न है। तो जब समांतर क्रम वाला आपको याद हो जाएगा तो उसी का उल्टा श्रेणी क्रम में होता है। तो क्या होता है कि इस क्रम में, इस समायोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है परंतु विभव भिन्न भिन्न होता है। अब यदि मान लिया जाए कि कुल विभव भी है, ठीक है, आप लोग चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माना, लिखिए, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं तथा इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है, ठीक है, V3 है। लिखेंगे अतः यह पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट लास्ट वाला क्या है, B है, A और B के बीच में सभी जुड़े हम, तो लिखेंगे A व B के बीच कुल विभव या इसी को परिणामी विभव भी आप कह सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तब सभी संधारित्रों का परिणामी है विभव V बराबर क्या हो जाएगा, इस ये वाला क्या है V1, दूसरे का V2, तीसरे का क्या है V3, ठीक है, V1, V2 और V3 है। फिर देखिए क्या चीज आता है, अभी एक चीज और भी यहाँ एक ऐसे ट्रिक लगा लेना है क्योंकि यहाँ से एक चीज भी समझा जाएगा, ठीक है, V1 प्लस V2 और क्या चीज V3। अब देखिए V आप रहने दीजिए, V1, तो V1 का अगर हम वैल्यू पूछेंगे तो V1 की जगह पर आपको याद हो तो हम बताएं क्या चीज कि V1 हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटे V, तो जब आप V बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा Q बटे क्या C हो जाएगा ना, V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C। इसलिए जब V1 का वैल्यू निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा Q बटे C1, समझ में आ रहा है क्यों, प्लस का ये हो जाएगा V2 की जगह Q बटे V2 का जो धारिता है वो क्या है C2 है और ये हो जाएगा Q बटे C3। सभी पर हमने Q लिखा क्योंकि मैंने अभी लिख दिया है कि आवेश क्या होते हैं, सभी पर समान होते हैं। पहले ही मैंने लिखाया कि ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार के समायोजन में आवेश समान और विभव भिन्न होते हैं। अब देखिए ये इसमें हम चाहें तो Q को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। अब देखिए ये हो जाएगा V बटे Q, भाई Q को हमने यहाँ लाया तो V बटे Q यानी कि 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 हो गया। इसी तरीके से अब चूंकि आपको पता होगा कि जब Q बटे V रहता है तो हम इसको कहते हैं C,
Q बटे V रहता है तो क्या बोलते हैं C। इसलिए जब V बटे Q रहेगा तो A बटे C बोलोगे कि नहीं, क्योंकि Q बटे V तो C। अब उल्टा हो रहा है, V बटे C तो है वो, 1 बटे क्या हो जाएगा C, यानी कि इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे 1 बटा C बराबर हो जाएगा 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा C3। यही आपको प्रूव करना था। यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन में जो सूत्र होता है वह क्या चीज होता है, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। यहां आप लोग अगर चाहें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी या सीरीज लगा सकते हैं। ये अगर कहेगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तो आप लोग ऐसे ही स्थापित करेंगे, फिगर बनाएंगे, ये चीजें लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि आगे समान होता है, विभव भिन्न होता है। तो ये प्रूव कर लिए आप, ठीक है ना। यानी कि आप नीचे चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखिए, ठीक है ना। नीचे क्या लिखेंगे, अतः इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके फिर नीचे लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, लिखिए अतः श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आपसे समझे, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्र के धारिताओं के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अच्छा ये हो गया। सवाल कैसे आएगा, जैसे मान लिया जाए, कह दिया जाए कि 3 संधारित्र हैं, ठीक है, 3 संधारित्र, क्वेश्चन आ गया 3 संधारित्र है, मान लो C1 C2 ये है, C1 C2 है, और एक है 4 माइक्रोफैरड और दूसरा जो है वो है 8 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य धारिता का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तुल्य धारिता का वैल्यू क्या होगा। तो किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 आप लगा दो। तो 1 बटे C, 1 बटे C1 का वैल्यू कितना है, 1 बटे ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे C2 का वैल्यू कितना है 8 है। सॉल्व कर दीजिए तो लसा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये देखो लसा लोगे तो 8 हो गया, ये 4 दूनी 8, 2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2 1 3, 3 बटे क्या 8। तो ये जो वैल्यू आया है वो 1 बटे C का वैल्यू है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 बटे C का मान 3 बटे 8 है। तो जब C का